Hello everyone, welcome to a study for NEET. I am Ritesh Kumar Singh and today I am going to start Kingdom Monera. ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 5th लेक्चर है। 4th लेक्चर हम लोगों ने अब तक 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं। इसमें मैं किंगडम मोनरा को डिटेल में अब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे किंगडम मोनरा को। तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम मोनरा। देखो, किंगडम मोनरा किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। और इसमें उन्होंने उन सारे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसको अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा में रखा था उससे आइसोलेट करके किस में रख दिया? किंगडम मोनरा में रख दिया। तो इसमें वो सारे प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें रखे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, एक मिनट में ब्रश ले लूं। हाँ, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो किंगडम मोनरा जनरेट हुआ था डेवलप हुआ था प्रोजीनोड से, है ना। प्रोजीनोड जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल ये सब सारे एग्रीगेट होकर के जब सबसे पहला लाइफ का फॉर्म बना था, तो ये सब हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे प्रोजीनेट के बारे में। तो उससे क्या हुआ था? आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया डेवलप हुआ था, है ना। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया डेवलप हुआ था और यही दोनों को हम लोग एक साथ प्रोकैरियोट बोलते हैं, जिसको हम लोग किस में रखते हैं? किंगडम मोनरा में रखते हैं। इसका सोल मेंबर तो क्या हुआ? बैक्टीरिया ही हो गया। इसका मतलब इसका सोल नंबर बैक्टीरिया ही तो है। और आगे बात करें इसके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में ये हर जगह देखने को मिलेगा आपको, जहाँ भी आप सोच सकते हैं। जैसे कि आपको अगर स्नो की बात करें, आइसबर्ग की बात करें, या फिर साल्ट के चट्टान होगा जहाँ पे हेलोफाइल्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। थर्मोएसिडिक फिलिक कंडीशन हो गया, ये मान लो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है 80-90 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तक, वहाँ भी ये ग्रो करता है ना। और डीप ओशन की बात करो, जहाँ लाइट भी नहीं पहुँचती है, वहाँ भी ये ग्रो करता है, वहाँ भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ एसिडिक कंडीशन बहुत होगा, अगर एसिडिक कंडीशन जहाँ यानी कि जहाँ का पीएच बहुत लो है, और जहाँ पीएच बहुत लो होता है उसी को एसिडिक कंडीशन बोलते हैं, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। डिजर्ट में कहने का मतलब एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसको आपके बॉडी पे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं, है ना। एक मुट्ठी अगर सॉइल ले लो तो उसमें 1000 टाइप ऑफ बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। तो माइक्रोस्कोप में अगर देखोगे तो यहाँ तक कि आप कर्ड जो खाते हो, ये सब खाते हो, सब में क्या है? बैक्टीरिया ही तो है। तो इस तरह से इसका हैबिटेट बहुत जगह देखने को मिलता है। अगर मैं बात कर अब इसके कैरेक्टर की बात करें हम लोग, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे, और यूनिसेलर होता है। सेल का स्ट्रक्चर इसका यूनिसेलर होता है, सिंगल सेल का बना होगा। और ये कॉलोनी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, या तो कॉलोनी के फॉर्म में भी मिल जाएगा, या फिर इस तरह से फिलामेंटस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, है ना। इस तरह से फिलामेंट बना के भी ये रहता है। अब ये फिलामेंट का फॉर्म हो गया या फिर कॉलोनी का फॉर्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीसेलर हुआ, ये यूनिसेलर ही है, ठीक है ना। जिसको हम लोग यूनिसेलर ही है, जिसका हर, क्योंकि इसके हर सेल का जो है ना अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने में ये सक्षम है, हर काम अपना इंडिपेंडेंट कर सकता है। अगर इसमें देखें तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं है इसके अंदर, जैसा कि प्रोकैरियोट का तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नहीं होना, हिस्टोन प्रोटीन का नहीं होना। जैसे कि देखो, अगर मैं बात कर रहे हैं, अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो देखो ये है यूकैरियोटिक सेल, और इसके अंदर क्या होता है? इस तरह से इसका न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसी के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है ना। इस तरह से ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या है ना, आपको ये तो सॉरी एक मिनट, आपको सेल तो मिलेगा, तो ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मिलेगा नहीं इसमें। आपको क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल इसमें देखने को मिलेगा, ना ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, और फिर न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है। क्रोमेटिन भी इसमें नहीं पाया जाता है, यही क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं पाया जाता है। क्रोमेटिन क्या होता है? जैसे देखो, ये आपका डीएनए है ना, डीएनए ये हो गया। तो डीएनए के साथ क्या होता है कि डीएनए के साथ इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन अटैच होता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ही डीएनए का होता है, कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अरेंज होता है। क्योंकि डीएनए का जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, उस छोटे से बैक्टीरिया में इसको सेट होना होता है, तो इसलिए इसको अरेंज करना होता है हिस्टोन प्रोटीन पे। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन तो होता नहीं बैक्टीरिया पे, वहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, पोलियमीन्स होता है, ठीक है ना। तो ये क्रोमेटिन का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है ना। क्रोमेटिन समझ गए ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए और हिस्टोन का। अगर मैं न्यूक्लियाइड की बात करूं तो इसी को, जैसे न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है इसमें,
यूकैरियोट में, तो न्यूक्लियस की जगह उसको जो उसके जो क्रोमोजोम होते हैं, जिसको हम लोग प्रोक्रोमोजोम भी बोलते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं ना। डीएनए के अंदर, अगर सेल के अंदर ये जो आपका डीएनए इस तरह से मैंने दिखाया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसी को जीनोपोर भी बोला जाता है या प्रोक्रोमोजोम भी बोला जाता है। प्रोक्रोमोजोम का मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव टाइप का क्रोमोजोम है ये, है ना। तो ये होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं बताया था, ये प्रोकैरियोट का मतलब ही क्या होता है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है। कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर न्यूक्लियाइड है, तो न्यूक्लियाइड को के साथ डीएनए भी प्रेजेंट होगा, आरएनए भी प्रेजेंट होगा, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और पोलियमीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक और बात यहाँ पर देख लेते हैं, अगर इसके डीएनए की बात करें तो डीएनए इसके डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है, इस तरह से। ये हो गया डबल स्टैंडर्ड हो गया, ये एक सर्कुलर हो गया, ये इसका डबल दूसरा स्टैंड इस तरह से है। ये डबल स्टैंड सर्कुलर इस तरह से इसका होता है बैक्टीरिया का क्रोमोजोम। और एक इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा में क्वाइल्ड डीएनए पाया जाता है, लेकिन वो सर्कुलर नहीं होता है, इस तरह से क्वाइल्ड होगा, और काफ़ी क्वाइल्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है, क्वाइल्ड होता है। और उसका एक इंड जो होता है ना, इस तरह से एक इंड जो होता है एक डिस्क से अटैच होता है ना, इस तरह से एक डिस्क से अटैच होता है, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन डिस्क बोलते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है कि बाकी सारे बैक्टीरिया का क्या होता है, डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर पाया जाता है, और ये माइकोप्लाज्मा में लीनियर क्वाइल्ड डीएनए पाया जाता है। ये अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में दो एक्सेप्शन पाए जाते हैं, एक तो इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है ना, और एक इसका लीनियर क्वाइल्ड डीएनए पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। सेल वॉल की बात करें तो देखो सारे बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है मेनली इस सबका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, आर्की बैक्टीरिया का ले लो, और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होता नहीं है, अभी बताया एक्सेप्शन होता है। आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है कि आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन का ना होकर के पॉलीसेकेराइड का होता है, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना, जो सेल्यूलोज का नहीं होता। अदर पॉलीसेकेराइड क्या है, सब कार्बोहाइड्रेट ही है, तो उसका होता है। प्लस आर्की बैक्टीरिया का एक बैक्टीरिया है क्या, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है, उसका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किस चीज़, स्यूडोमेरीन से बना होता है ना। स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन भी उसको बोलते हैं, या स्यूडोमेरीन भी उसको बोलते हैं। तो ये देखना, पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर होता है डाइसेकेराइड और एमिनो एसिड का। जैसे कि डाइसेकेराइड क्या है, दो शुगर मोलिक्यूल से मिलकर बना होता है, नैम और नेग। जैसे ये देखो, ये हो गया नैम, और इसके साथ क्या होगा, ज्वाइन होगा नैग, ठीक है ना। ये एक बॉन्ड से जो β1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़ा होता है, और इसके साथ 4 एमाइनो एसिड इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, 4 एमाइनो एसिड, इसलिए इसको टेट्रापेप्टाइड बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ ये पूरा जो हो गया ना, एक सिंगल यूनिट हो गया है ना। इसी तरह से बहुत सारे इस तरह से मिल जाते हैं। अगर मान लो वो सिंगल यूनिट था, तो इस तरह से एक यूनिट ऐसे मिलेगा, दूसरा यूनिट इससे मिलेगा, तीसरा यूनिट इससे मिलेगा, इस तरह से क्या होगा, पूरा पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन बना लेगा ये। तो ये एक पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन, इसी तरह दूसरा पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन आ जाएगा, ठीक है ना, और ये दोनों फिर आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि नेटवर्क लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर होता है। ये आगे डिटेल में ये सब हम लोग को पढ़ना है, बस मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। चलो अब आगे देखें हम लोग। अगर मैं फर्दर कैरेक्टर की बात करूँ, और जो है इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो अगर मैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के या यूकैरियोटिक बैक्टीरिया को देखते हैं हम लोग, तो ये देखो, ये है प्रोकैरियोट का बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरिया का सेल है, और ये है यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल है ये। तो ये इसमें देखो कितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ये है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, इधर ये देखो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी बॉडी है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और भी बहुत सारे हैं, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। प्लांट सेल देखोगे तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा, प्लांट सेल में इधर सेल वॉल भी पाया जाता है ना। तो उसका यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन वहीं पर प्रोकैरियोटिक सेल को देखो, क्या है इसमें, बस ये बीच में न्यूक्लियोइड है जो अभी बताया, प्रोक्रोमोजोम, और एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है जिसको मेसोजोम बोलते हैं, और प्लस इसमें कुछ राइबोजोम होते हैं, ठीक है ना, कुछ फूड पार्टिकल्स, फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं ये सब। तो ये इसका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे जो आपके यूकैरियोट में जो ये सारे ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं, तो इस सारे ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन होता है ना, सबका लिपिड का मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ऐसा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहाँ प्रोकैरियोट में तो मिल रहे हैं। प्रोकैरियोट में एक ही ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं, और ये राइबोसोम जो होता है 70S टाइप का होता है प्रोकैरियोट में। देखो राइबोसोम जो होता है ना, ये ऑर्गेनेल्स तो है, लेकिन इसमें
मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना, ये दोनों तो ये आपको ध्यान में रखना। और देखो राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 70S होता है और एक 80S होता है। तो 70S सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाता है और 80S जो होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। इसका मतलब सेवेज वर्ग यूनिट होता है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। ये सब देखेंगे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये सब जब हम राइबोसोम डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों पाया जाता है। वास्ट ऑफ बैक्टीरिया, मेजर बैक्टीरिया जो होता है जिसमें हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाया जाता है ना, यानी कि डेड डिकेइंग मेटल से या पैरासिटिक फॉर्म में या सिम्बायोटिक फॉर्म में, इस फॉर्म में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेसिस से या कीमो सिंथेसिस से, ये सब से ही बनाते हैं ये फूड, लेकिन ज़्यादातर हेटरोट्रोपिक ही होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इसमें कैसा पाया जाता है, देखो बैक्टीरिया में एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन पाया जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ईटीएस की बात करते हैं तो ईटीएस में कुछ एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, या फिर इसका फोटोसिंथेसिस की भी बात कर लो, फोटोसिंथेसिस में भी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसकी भी बात कर लो। लेकिन मैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम की बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन। जैसे कि देखो अभी मैंने दिखाया था कि यूकैरियोट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसका आउटर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और इस तरह से एक इनर मेम्ब्रेन होता है ना, इस तरह से। तो ये इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर इस तरह से कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, और भी इसके नाम है, मैं अभी सिंपल बता रहा हूँ। तो कॉम्प्लेक्स ये 5 हो गया। तो इससे क्या होता है ना कि इससे इलेक्ट्रॉन कैरी होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैरी होते हुए, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीजन के पास जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको NADH देता है, ठीक है ना, NADPH नाम सुना होगा, NADH या NADPH, ये सब जो होता है इस तरह का जो होता है कंपाउंड वो देता है। तो ये ऑक्सीडाइज होता है और ये फाइनली क्या करता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अब यहाँ जब ये प्रोसेस चलता है तो यहाँ से क्या होता है कि इस प्रोसेस में इधर से हाइड्रोजन जो होता है, ये दोनों स्पेस दिख रहा है ना, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरी प्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं या इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं। तो ये यहाँ से क्या होता है, इस स्पेस को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो एक मिनट में इसको पूरा ये कर दो, जा फिर से बना देता हूँ। ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और देखो यहाँ से फिर क्या होगा, अब बाकी वो तो एंजाइम होगा ही इस तरह से एंजाइम, और यहाँ से फिर क्या होगा, हाइड्रोजन अंदर से ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन से यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बार बार यहाँ बहुत सारा हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाता है, तो जिससे कारण क्या होता है कि यहाँ का हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ का pH क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जिसके कारण यहाँ पर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का बढ़ेगा तो एक प्रोटोन, हाइड्रोजन को प्रोटोन बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप होता है, जो वापस जब आता है इसमें, फिर वापस इनर मेम्ब्रेन में आता है कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में कन्फर्मेशनल चेंज होता है और ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है ये आपका कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस चलता है। चलो इतना डिटेल में हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, यहाँ पर टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता है। तो इसके लिए कहाँ था एंजाइम, आपका इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था, लेकिन बैक्टीरिया में तो आपका इनर मेम्ब्रेन है नहीं, बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो वहाँ पर ये प्रोसेस कहाँ होता है। तो बैक्टीरिया का जैसा स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपने देखा ये है, अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो इसके अंदर ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड कर जाता है, जिसको हम लोग मीजोजोम बोलते हैं, ये बनाया। और यहाँ पर क्या होता है ना, अब इसके यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे वो सारे एंजाइम इस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसके मेम्ब्रेन से मीजोजोम से अटैच होते हैं, कहाँ, प्रोकैरियोट में। रेस्पिरेटरी एंजाइम इसलिए यहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, जिसको हम लोग मेजोजोम बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद एक और बात है, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है ना। स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। तो मेल क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। इसको फिर से बनाता हूँ, एक मिनट, ये थोड़ा सा साइज छोटा करो। ये मेल है, फीमेल,
ये क्या करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ये फिर क्या करेगा, एग प्रोड्यूस करेगी, और दोनों में स्पर्म और एग दोनों फर्टिलाइज करेंगे और ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, है ना। फिर जाइगोट डिवाइड करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा और फिर से क्या करेगा, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होते हैं। एक क्या हो गया, ये जो स्पर्म और एग होता है ना, इसको हम लोग गैमीट भी बोलते हैं। तो एक गैमीट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या होता है, ये बना, जाइगोट बना, तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन होता है। थर्ड एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में ही रिकॉम्बिनेशन होता है। तो बैक्टीरिया में ये गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होता है, ना फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, जो कि इसके कंजुगेशन में होता है ना, कंजुगेशन। इसलिए कंजुगेशन को हम लोग सीडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें मेन रूप से पाया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे मेथड से होता है, जैसे बाइंडी फ्यूजन के द्वारा होता है, हर्गोनिया के द्वारा हो सकता है, हर्गोनिया स्ट्रक्चर होता है, एकाइनेट्स के द्वारा होता है, या फिर क्या इसमें पाया जाता है, और हेट्रोसिस्ट होते हैं, ये सब होते हैं, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं इसमें, बैक्टीरिया में या मोनरा के जो ग्रुप में होते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थे इसके कैरेक्टर के बारे में। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अगला मैं सैप से लेकर के और स्ट्रक्चर के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा, है ना। तब तक के लिए मैं छोड़ देता हूँ यहीं पर अब। थैंक यू।